Hello everyone, this is Anukampa Somkur and you are watching my channel that is Anukampa Tutorial. Welcome to all. आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग। हमारे ह्यूमन बीइंग में ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो अदर एनिमल्स होते हैं तो उनमें ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसे होता है। अगर हम पोरीफेरेंस की बात करें, अगर हम प्लैटीहेलमिन्थिस की बात करें, अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो उनमें जनरल बॉडी सरफेस से ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है। अगर हम फिशेस की बात करें तो उनमें गिल्स होते हैं। अगर हम एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन मेजर लार्वल कंडीशन होता है। स्पेशली अगर फ्रॉग का बात करें हम तो फ्रॉग में जब लार्वल कंडीशन में होता है तो टैडपोल लार्वा जो होता है तो उसमें गिल्स से रेस्पिरेशन होता है, और वही टैडपोल लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, माउथ से रेस्पिरेशन करता है और इससे लंग्स से भी रेस्पिरेशन ब्रीदिंग करता है। जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो हमारे बॉडी में वो कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा जो हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है। यह जो हमारा ब्रेन है तो ये जो हमारा ब्रेन है यहाँ पे होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? हमारे बॉडी की जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। मींस ब्रीदिंग मैकेनिज्म सेंटर अगर हम बोले तो वो यहाँ पे है। इसीलिए हमको बोला जाता है कि जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हेलमेट पहनने के लिए हमको गवर्नमेंट बोलती है ताकि हमारा हेड जो है उसको कोई शॉक या फिर उसको कोई डैमेज ना हो। तो अभी हम चलते हैं हमारे टॉपिक के तरफ, दैट इज ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में हमारे ह्यूमन बीइंग में रोल होता है नोज का। नोज में दो होल जो होते हैं नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल नेर। एक्सटर्नल नेर ये क्या है? एक्सटर्नल नेर है। यहाँ से जो पैसेज है इसको बोलते हैं नेजल चेम्बर। अब ये एक्सटर्नल नेर का काम क्या है ये आप इजीली समझ गए होंगे कि ये क्या करता है, बाहर की जो एयर है ये क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा। अब ये जो एयर आई है तो ये कहाँ से पास होगी? नेजल चेम्बर से पास होगी। इसमें 3 टाइप के जोन होते हैं। सबसे पहला एक जोन है वो है वेस्टिब्यूलर जोन। वेस्टिब्यूलर जोन, ये जो वेस्टिब्यूलर जोन है हमारा जो नोज है उसमें हेयर्स पार्टिकल होते हैं। तो जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, जो डस्ट होती है बाहर की या फिर माइक्रोब्स होते हैं तो उनको वो जो हेयर है वो अंदर नहीं आने देती। दूसरा जोन होता है रेस्पिरेटरी जोन। तो रेस्पिरेटरी जोन जो है वो एसी की तरह काम करता है। एसी एयर कंडीशनर, बाहर अगर गर्म हवा होगी और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर उससे मैच नहीं करता होगा तो वो क्या करता है, वार्म एयर को, वार्म जो एयर होती है उसको क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो थर्ड वाला जोन जो होता है उसको बोलेंगे ऑल्फैक्टरी जोन। वो होता है ऑल्फैक्टरी जोन। ऑल्फैक्टरी जोन जो होता है उसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, स्मेल के रिसेप्टर्स, जो क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे ब्रेन को कि ये स्मेल किस टाइप की है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे होता है हमारा क्या, माउथ। यहाँ पे होता है हमारा माउथ, ये है बकल कैविटी। तो ये जो हमारी बकल कैविटी है यहाँ पे एक चीज आपने देखी होंगी, जैसे ही हम आ ऐसे करते हैं, जैसे ही आ करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको पोर्शन दिखता होगा, ये है यूवुला। ये जो बकल कैविटी में जो भी खाना रहेगा, लिक्विड रहेगा, वो नजल चेम्बर में ये जाने नहीं देता। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे होते हैं इंटरनल नेयर। अभी इंटरनल नेयर का काम क्या है, ये क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस सीक्रेशन की वजह से क्या होता है कि हमारा हेड का जो वेट है, हमारे हेड में, हमारे स्कल में टोटल 29 क्या होते हैं, टोटल 29 बोन्स होते हैं। तो ये टोटल 29 जो बोन्स होते हैं उनका वेट होता है। तो यहाँ से इंटरनल नेयर से कुछ म्यूकस सीक्रेट होता है और उसकी वजह से वो वेट का पता नहीं चलता और बॉडी की फंक्शनिंग, जो भी फंक्शनिंग वहां पे हो रही है वो नॉर्मल तरीके से होती है। फेरिंग्स आता है, ये फेरिंग्स वाला एरिया है। उसके बाद में आता है लैरिंग्स। उसके बाद में आता है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स में ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और ये जो लैरिंग्स है उसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ये जो इसकी कवरिंग दिख रही है इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये
जो लैरिंग्स है ये कार्टिलेजिनस टिश्यू का बना हुआ रहता है। इससे आगे जो रहेगा वो रहेगा ट्रकिया, इसको बोलेंगे ट्रकिया। ट्रकिया को और क्या बोलते हैं? ट्रकिया को विंड पाइप ऐसे बोलते हैं। एयर पास होती है, यहाँ से क्या होगा, एयर एंटर होंगी नोज से, और नोज से नजल पैसेज थ्रू जाएगी और फेरिंक्स से होते हुए लैरिंक्स से होते हुए ट्रकिया में आएगी। सबसे पहले हम वर्टिब्रल कॉलम की पोजीशन देख लेते हैं। तो ये हमारा हेड है पीछे से, तो पीछे होता है ये कॉन्डाइलर रीजन होता है, यहाँ पे होते हैं 26 वर्टिब्रा होती है। यहाँ पे क्या होती है? 26 क्या होती है? वर्टिब्रा। अभी हम पूरा नहीं निकालेंगे। तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। फिर 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होती है। तो ये ट्रकिया जो है वो डिवाइड होती है, वो 5th पोजीशन थोरैसिक वर्टिब्रा है, उस रीजन में ये क्या होती है? डिवाइड। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टर्नम होता है, स्टर्नम होता है, और स्टर्नम में होता है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है स्टर्नम। ये क्या है? ये वेंट्रल साइड है, ये हमारा वेंट्रल साइड है, और पीछे के साइड में क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तो क्या होता है कि पीछे का साइड है वर्टिब्रल कॉलम, पीछे का जो साइड होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो ये जो वेंट्रल साइड में ये क्या होती है? स्टर्नम से अटैच होती है, और पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम को अटैच होती है। तो ये एक केज फॉर्म कर लेती है, दैट इज पिंजरा फॉर्म कर लेती है, उसको बोलते हैं हम थोरैसिक केज। तो हमारा जो लंग होता है वो थोरैसिक केज के अंदर क्या होता है? सेफ होता है। और ये थोरैसिक केज जो है वो क्या करती है? लंग्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो ट्रकिया है वो कैसे डिवाइड होती है, फाइनली जो एयर है वो कैसे पास होती है एल्वियोलाई की तरफ। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये है ट्रकिया, ये ट्रकिया डिवाइड हो गई 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के रीजन में। ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई ये जो है वो फिर से डिवाइड होंगी, और इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये फिर से डिवाइड होंगी, और इसको हम कहेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई। ये फिर से डिवाइड होंगी, इसको हम बोलेंगे इनिशियल ब्रोंकाई। फिर से ये डिवाइड होती है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई। फिर से ये ऐसे डिवाइड होंगी, तो इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। फिर से ये क्या फॉर्म करेंगी? ये एल्वियोलाई फॉर्म करेंगी। ये क्या फॉर्म करेंगी? एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई जो होते हैं वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो कैसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं? तो ये जो रहेंगी ये एल्वियोलर डक्ट रहेंगी, ये जो रहेगा ये एल्वियोलर सैक रहेगा, और इसके अंदर क्या रहेंगे? एल्वियोलाई। तो ऐसे 300 मिलियंस क्या एल्वियोलाई प्रेजेंट रहेंगे दोनों लंग्स मिला के। अभी हम एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा अच्छे से। ये एल्वियोलाई है, ये सराउंड होती है किससे? कैपिलरीज से। ये क्या होती है? सराउंड होती है। तो अगर हम थोड़ा सा अच्छे से निकालें तो ये कैपिलरीज हम ऐसे निकालेंगे। क्या होगा? ये कैपिलरीज हम ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे नॉस्ट्रिल से सभी पाथवे को फॉलो करते हुए क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? CO2 रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? CO2 रहेगा। तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, और एल्वियोलाई से क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर होगा पल्मोनरी कैपिलरी में, और पल्मोनरी कैपिलरी में जो CO2 है वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे? एल्वियोलाई में। अभी ये जो एक्सचेंज जो हो रहा है गैसियस का, ये सिर्फ एक एल्वियोलाई में नहीं हो रहा है, ये दोनों लंग्स में 300 मिलियंस जो एल्वियोलाई है ये सभी में होगा। तो क्या होगा कि फाइनली ये जो पल्मोनरी कैपिलरीज है, फाइनली ये जो पल्मोनरी बहुत सारी कैपिलरीज है, बहुत सारे एल्वियोलाई होंगे,
बहुत सारे ऐसे एल्वियोलाई होंगे, 300 मिलियन, अभी तो हम निकाल नहीं सकते। तो ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ये सारी पल्मोनरी कैपिलरी से फाइनली वो मिलेंगी, फाइनली वो बनाएंगी पल्मोनरी वेन। इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। ये है पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी है। तो पल्मोनरी कैपिलरी बाद में क्या बनेगी, पल्मोनरी वेन बनेगी, और ये कहाँ जाएगी, हार्ट की तरफ जाएगी। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लंग। तो ये एक लंग हमने निकाला, ये दूसरा लंग जो है वो हमने निकाला, और ये होती है यहाँ पे क्या, ट्रकिया। ये क्या है, ट्रकिया है। तो ये जो दिख रहा है ये है कार्डियक नॉच बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे हमारा हार्ट क्या होता है, फिक्स होता है। ये जो हमारा लंग्स जो है, ये जो हमारे लंग्स होते हैं, इसमें दो कवरिंग होती है, पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, और जो इंटरनल होता है उसको हम बोलेंगे विसरल प्लूरा। और ये दोनों जो कवरिंग होती है उनके बीच में एक प्लूरल फ्लूइड होता है। यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं लंग पे। ये है लेफ्ट लंग और ये है राइट लंग। तो लेफ्ट लंग जो होता है वो बड़ा होता है राइट लंग से। लेफ्ट जो होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, और राइट जो होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। तो ये था कुछ लंग्स के बारे में। अभी हम देखेंगे कि हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म एक्चुअल होता कैसे है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं ए, बी एंड सी। अगर हम ए के बारे में बात करते हैं तो ये इनहेलेशन का डायग्राम है। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, थोरेसिक कैविटी है। तो ये जो सेंट्रल में दिख रहा है ये स्टर्नम, और ये बाजू में दिख रही है ये क्या है, रिब्स है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। रिब्स में क्या होते हैं, डीप सीटेड इंटरनल इनर कॉस्टल्स मसल रहते हैं। इंटरनल इनर कॉस्टल्स मसल रहते हैं जो इनसाइड रहते हैं, और बाहर के साइड में रहते हैं एक्सटर्नल इनर कॉस्टल्स मसल्स। ये जो दिख रहे हैं आपको ये है एक्सटर्नल इनर कॉस्टल्स मसल्स। ये है डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है कि स्टमक एरिया और चेस्ट का एरिया या फिर थोरेसिक कैविटी का एरिया और स्टमक का एरिया, ये दोनों को सेपरेट करने का काम जो करता है वो डायफ्राम करता है। तो इन केस ऑफ इनहेलेशन में क्या होता है कि ये जो फ्रेनिक मसल्स है, ये है फ्रेनिक मसल्स है जो डायफ्राम से अटैच होती है। ये फ्रेनिक मसल्स जो है इसको रेडियल मसल्स भी बोलते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, प्लस इंटरनल इनर कॉस्टल्स मसल्स, ये जो दिख रही है इंटरनल इनर कॉस्टल्स मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, प्लस ये रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। और जब दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये जो डायफ्राम है ये एकदम फ्लैट हो जाता है। तो जब ये फ्लैट हो जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। जैसे ही ये फ्लैट होता है तो क्या होता है कि ये रिब्स जो है और ये जो स्टर्नम है ये क्या होते हैं, अपलिफ्ट हो जाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, डॉर्सो वेंट्रली। डॉर्सल मीन्स पीछे का साइड और वेंट्रल मीन्स सामने का साइड। सामने का साइड और पीछे का साइड ऐसे क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। और रिब्स और स्टर्नम जो है वो अप साइड थोड़ी अपलिफ्ट हो जाती है। तो एरिया जो है वो वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ता है। अगर थोरेसिक कैविटी का अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ता है। अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। बॉयल्स लॉ है एक। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। अगर प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ रहा है मीन्स थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो जहां पे ज्यादा प्रेशर है वहां से जो एयर है वो अंदर आएगी। तो एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज्यादा है और हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स है उसमें एयर का जो प्रेशर है वो कम है। तो एटमॉस्फेयर से नॉस्ट्रिल थ्रू एयर पास होगी और हमारे एल्वोली में आ जाएगी और हमारे और उसी को हम क्या बोलेंगे, इनहेलेशन। मीन्स हमने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, इनहेल कर लिया। तो ये जो प्रोसेस है ये है इनहेलेशन।
अभी ये जो एक्सहेलेशन जो प्रोसेस है ये एग्जैक्टली रिवर्स टू इनहेलेशन है। इसमें क्या होता है कि ये जो इनर कॉस्टल्स मसल्स या फिर फेनिक और रेडियल मसल्स है ये एकदम रिलैक्स रहते हैं। तो ये एकदम रिलैक्स रहते हैं, तो ये जो डायफ्राम है इसका जो नॉर्मल जो शेप है वो क्या होता है, डोम शेप होता है। तो ये प्रॉपर अपनी शेप में रहती है। और फिर यहाँ पे जो स्टर्नम है और रिब्स है वो भी अपलिफ्ट नहीं होती, तो यहाँ का वॉल्यूम जो है वो घट जाता है। वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो एयर है बॉडी के बाहर डालेगी, मीन्स नॉस्ट्रिल से, हमारे नॉस्ट्रिल से जो लंग्स में जो एयर है वो क्या होगी, बॉडी से बाहर जाएगी, उसको हम बोलेंगे एक्सहेलेशन। ये है केस फोर्सफुल एक्सहेलेशन का। तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन में क्या होता है कि स्टमक में कुछ मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और यहाँ पे एक्सटर्नल इनर कॉस्टल्स मसल्स होती है। ये दोनों केस में इंटरनल इनर कॉस्टल्स मसल वर्क करती है। लेकिन फोर्सफुल एक्सहेलेशन में क्या होता है कि एक्सटर्नल इनर कॉस्टल्स मसल्स वर्क करती है, स्टमक के मसल्स और एक्सटर्नल इनर कॉस्टल्स मसल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो उसके वजह से क्या होता है, ये जो डायफ्राम है ये और ज्यादा डोम शेप होता है, और ज्यादा केव लाइक फॉर्म करता है। तो क्या हो जाएगा, तो एरिया जो है वो कम हो जाएगा। अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर वहां पे बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ता है तो फोर्सफुली वो हमारे बॉडी के बाहर वो प्रेशर डालेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको फोर्सफुल एक्सहेलेशन। ये कब होता है, जब हम स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तब उस टाइम ये फोर्सफुल एक्सहेलेशन हम करते हैं। तो जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वही हमने यहाँ पे लिखा है। इनहेलेशन में क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है रेडियल मसल्स का, इंटरनल इनर कॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और डायफ्राम क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, और रिब्स और स्टर्नम जो है डॉर्सो वेंट्रली क्या हो रही है, अपलिफ्ट हो रही है। और उसी के वजह से क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, और प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है कि एयर जो होती है वो एंटर होती है इनसाइड द लंग थ्रू नॉस्ट्रिल से। एक्सहेलेशन में सेम क्या होता है, इसके रिवर्स होता है। फोर्सफुल एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, स्टमक की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और एक्सटर्नल इनर कॉस्टल्स मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। और जब दोनों मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो डायफ्राम जो होता है मोर डोम शेप होता है, बहुत ज्यादा डोम शेप होता है, और वहां का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, फोर्सफुली हम उस एयर को क्या करेंगे, हमारे बॉडी के बाहर भेजेंगे, मीन्स फोर्सफुली वो एयर क्या होगी, हमारे बॉडी के बाहर जाएंगी नॉस्ट्रिल थ्रू। तो ये था हमारा आज का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, दैट इज इनहेलेशन का टाइम कितना होता है एंड एक्सहेलेशन का टाइम कितना होता है। तो इनहेलेशन का एंड एक्सहेलेशन का जो टाइम है ये आपको कमेंट्स करके बताना है।